गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं लाइव हूँ और आज मैं जिस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ, मेरा टॉपिक है मेरी माँ को संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए मेरा प्रयास। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं और मेरी माँ बाज़ाब्ता खुल करके सोशल मीडिया में आकर के खासतौर से अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल से आप तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। तो उससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और हालांकि मतलब कुछ जो कम जानकार लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, या फिर जो हमारे दुश्मन टाइप के लोग हैं, तो हमको ट्रोल करने के लिए, हमको बदनाम करने के लिए तरह तरह की चीज़ें कमेंट को डालते रहते हैं। और उस कमेंट को जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो लोग उसको प्रिंट आउट लेकर के अलग अलग जगह फैलाते हैं, जो कि क्या कहते हैं सोशल मीडिया के नॉर्म्स को वायलेट करता है। और प्लस जो है आपका जो इंडियन जो कमेंट है, कमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है। किसी को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं, किसी को आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं, ये हमारा ये है। तो खैर कोई नहीं। तो लेकिन ये एक जो मेरा जो पार्ट है, मैं मुसलसल जो कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी एक पार्ट है कि मैं इस मैटर को, क्योंकि पिछले ये मैटर आज का नहीं है, ये मैटर पिछले 45 साल का है। तो अब मैं इस पोजीशन पर आ गया हूँ कि आइदर इस मैटर को सॉल्व करने के लिए मैं प्रशासन के पास और मेरी माँ प्रशासन के पास लिखित तौर पर देने के लिए जाऊँ। तो उसमें भी डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद ज़्यादातर समाज के लोग ये कहते हैं कि भाई पिता है तो पिता को क्या कहते हैं, वालिद को के खिलाफ केस अगर कीजिएगा तो आप बदनाम हो जाइएगा। प्लस मेरी माँ भी ज़ईफ़ है और वो एक डिप्रेशन की बीमार है, तो डिप्रेशन की वजह से उन पर भी प्रेशर है समाज के लोगों का कि उसमें ये ना किया जाए। तो लास्ट में क्योंकि मैंने सारे कोशिशें कर ली है, तो एक ये है, एक नया है कि इसके माध्यम से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि बताया जाता है, मेरी माँ भी बताई है कि जब मैं मासूम था तो मेरे वालिद साहब हमको गोयथा में रख लिया करते थे और मेरी अम्मी को प्रताड़ित करके मेरा ननियल जो अस्पताल है वहाँ भेज दिया जाता था। तो इससे भी मेरी माँ को तकलीफ होती थी। अब किसी महिला से पूछिए कि उसका दूध पिता हुआ बच्चा को अगर छीन करके अगर उसको मैके भेज दिया जाए तो कितनी तकलीफ होती है। और बहुत सारी प्रताड़ना है, मतलब जानलेवा हमला करना, दौड़ा दौड़ा करके मारना, और क्या कहते हैं, इससे भी वो डिप्रेशन में चली गई। और जहाँ तक मैं अब जब से होश संभाला हूँ, मेरी माँ को प्रताड़ना देखा हूँ, तो इन सारी चीज़ों को देख करके मेरे मामा हमको हमारे स्कूल गोपालपुर भेज दिया। तब से हम बाहर ही रहे और वहीं से तालीम के साथ साथ तरबियत हमको हमारे स्कूल गोपालपुर में मिला। क्योंकि एक बात आती है कि भाई आपका घर का माहौल इतना ख़राब था तो आप कैसे इस पोजीशन तक पहुँचे। तो मेरे लिए जो माता पिता थे, मेरे लिए पेरेंट्स थे, वो टीचर के साथ साथ वहाँ के जो टीचर थे, खासतौर से ताजिब साहब और क्या कहते हैं राही साहब, क्या कहते हैं हिफ्जुर रहमान साहब, उसके अलावा क्या कहते हैं जो हेड सर थे काजिम साहब, ये जितने भी टीचर थे वहाँ पर जो है क्या कहते हैं हमको स्टूडेंट के साथ साथ जो है सोहेल तो कभी कभी मेरे सर में क्या कहते हैं तेल नहीं होता था तो वो हमको तेल वगैरह भी खरीद करके देते थे। एक प्यार मिला हमको, मतलब एक परिवार। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा स्कूल गोपालपुर से एक जो है एक परिवार की तरह से। और बाकी वहाँ पर तो जफर सर का भी बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा है और सारे लोगों का। और देखते भी होंगे जो लोग हमारे स्कूल गोपालपुर में पढ़े हैं, वहाँ की एक सबसे खास बात ये रही है कि वहाँ पर बिल्कुल परिवार की तरह से टीचर लोग जो है ना स्टूडेंट को ट्रीट करते थे। सारे दुख दर्द परेशानी, मूड़ी खत्म हो जाता था तो खुद काजिम साहब बाद में जाते थे, हर बच्चों को मूड़ी खरीद कर ला करके देते थे, तेल साबुन सब खर्च किसी का इंतजाम करते थे। तो एक तरह से समझिए कि मेरा जो है परिवार की तरह से हमारा वहाँ परवरिश हुआ। बचपना जो 3rd क्लास से लेकर के 7th क्लास तक हम रहे। तो वहाँ जिया साहब भी वो तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी ज़्यादा फोकस करते थे, तो वहाँ पर अच्छा रहा। लेकिन इसी में जब हमारे स्कूल गोपालपुर में पढ़ते थे तो 7th क्लास में पढ़ते थे, तो हमको सुबह आना था क्या कहते हैं स्कूल। तो मेरी माँ से गलती हो गई थी, तो मैं सब्जी में जो रोटी सब्जी दिया गया तो उसमें कीड़ा गिरा हुआ था, तो उससे में मेरे फादर ने बहुत ही गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो कि नहीं करना चाहिए। तो आज में हमारे हिंदुस्तान में उसमें कानून भी बन गया, एक नसीस में 3 तलाक दे दिए थे। मेरी माँ रोती पीती हुई गाँव वालों को खबर करके मेरा नाना के यहाँ चली गई थी। और हमको उस वक्त 7th क्लास में थे, हदीस के बारे में उतना जानकारी नहीं थी, तो मेरे वाले सब हमको लेकर के जाते थे वहाँ। तो मेरे नाना मामा वो लोग हमको मतलब झगड़ा वगड़ा करके हम लोग को भगा दिया करते थे। और बल्कि एक बार तो मेरे एक मामा है, उसी मामा बिल्कुल मेरा गला दबा दिए थे कि यार हम भागो यहाँ से, ये सब गलत काम करने के लिए क्यों आ रहे हो, गलत चीज़ों को ये करने के लिए। फिर पता नहीं कैसे कैसे जो मेरे वाले साहब कोई फतवा लिए, फतवा में थे अहले हदीस का फतवा लेकर के। और मेरी अम्मी जो बताती है कि उनके एक भाई और उनके चचा इन पर प्रेशर बना करके भेज दिया। और मेरे गाँव के भी कुछ लोग मेरे फादर के साथ जाते थे, आ गई। आ जाने के बाद फिर क्या कहते हैं गांव के लोग जो मौलवी सबीर साहब और भी पड़ोस के लोग हैं, उन लोगों से कुछ पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद वो लोग बोले कि गलत है। तो मेरे वालिद साहब उन सारे लोगों पर झगड़ा का चल किया, उसको केस झूठा केस कर दिए। बाद में केस का कंप्रोमाइज़ भी किया गया था। उसमें कंप्रोमाइज़ करने में टेना के सबीर चचा जो है, उनके ससुर जसीम साहब जो है ना, उसको मेटलाइज किए थे। लेकिन बाद में सारे लोगों ने सोशल बाइकआउट कर दिया था। उसके बाद 8th क्लास में संता स्कूल आए, तो संता स्कूल 8 से लेकर के 10 तक जो है हमारा जो मोहल्ले के जो 6 नंबर वार्ड है बोईता गाँव का, एक सोशली बाइकआउट हम झेले थे।
फिर हम बाहर वहाँ क्या कहते हैं +2 किए पटना से अलीगढ़ से। बीच में जब अम्मी से बात होती थी, अम्मी कहती थी कि बेटा हम पर बहुत पछताना होता है, हम बहुत दुख है, अभी तुमको नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे या फिर तुमको टेंशन हो जाएगा, तो जब अगर तुम स्टेबल होगे तो मैं तुमको बताऊँगा। तो बहुत सारी बातों को मेरी अम्मी घुटती रही, मतलब होता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होता था, क्योंकि जहाँ तक भी मैं रहा हूँ, मतलब मेरा बचपना में मैं मेरी अम्मी को चीखती थी, चिल्लाती थी, ये करती थी, मतलब उसकी चीख और पुकार जो है, मतलब मैं बचपन से ही मैं देखा हूँ। कई बार मेरी माँ को प्रताड़ित करके भेजा जाता, जाओ मैं कि तुम्हारा अब्बा से घड़ी लेकर के आओ, तुम्हारा अब्बा से रुपया लेकर के आओ, क्योंकि एक बार पता नहीं कोई मामला हुआ था, मेरा फादर का ऑपरेशन हुआ था पेट का, तो उसमें वो शायद मेरा नाना लोगों को पैसा देना था, तो 9,000 रुपया के लिए मेरी अम्मी को प्रताड़ित करके भेजा जाता था। बेचारी हमको लेकर के रोती हुई जाती थी, वहाँ भी जाने के बाद मेरा नाना वकील आदमी, उसको पैसा वैसा नहीं मिलता था, बेचारी डर से नाना से बात नहीं करती थी, रो धो करके मामी उन लोगों के यहाँ मज़ार वगैरह में जाकर के फिर वापस आ जाती थी। एक अजीब मतलब ज़िंदगी रही उनकी, मतलब बोहता में कभी सुकून से रहने के लिए नहीं दिया गया, और जब मेरी अम्मी सुकून से मतलब मैके में रहना भी चाहे तो वहाँ भी रहने के लिए नहीं दिया गया, एक तरह से गुलाम की ज़िंदगी। तो उसके बाद भी जब हम पढ़ाई करते थे तो मेरा भी मन होता था माँ से बात करने का, ये होना, तो बेचारे वो होता था, मतलब लोगों से बात सुनते थे कि आज तुम्हारी माँ को मार करके क्या कहते हैं अस्पताल भेज दिया गया, तुम्हारी माँ को मार करके चली गई है वहाँ तुम्हारी खाला के यहाँ, तो ये सारी चीज़ें दिल को बहुत मतलब तकलीफ होता था। और एक दर्द से भी हम थे, तो हमारे जितने भी दोस्त थे, साथी थे अलीगढ़ में, तो वो लोग भी क्या कहते हैं इस दर्द को समझ भी रहे थे। हमको भी पैसा वगैरह नहीं दिया जाता था, तो ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके हम ये करते थे। शमसे अंकल के यहाँ रहे तो उसकी बच्ची को पढ़ा करके हम क्या कहते हैं गुजरात किए, फिर अलीगढ़ में भी ट्यूशन वगैरह पढ़ाया, फिर दिल्ली में भी आकर के ट्यूशन पढ़ाए, एक अलग ये था। तो 2012 में जो हम पीएचडी कर रहे थे जामिया मिलिया इस्लामिया में, मन वगैरह नहीं लग रहा था, हम टीवी खरीद रहे थे। टीवी में एक मुफ्ती ने बयान दे रहे थे कि भाई 3 तलाक देने के बाद शौहर बीवी का रिश्ता ही नहीं रहा, अगर कोई अगर रिश्ता अगर लेकर के अगर आते हैं तो समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे आदमी को बैकआउट कर दिया जाए। तो हमको सारी चीज़ें याद आ गई, अरे बाप ये तो बहुत बुरा हुआ है, हमको बहुत तकलीफ हुई, और बिल्कुल हम उस वक्त एकदम बिल्कुल काम छोड़ करके चले गए घर, और महीना दिन वहाँ रहे घर में, और अम्मी से बिल्कुल बात की हम, तो अम्मी बोले कि हाँ बेटा ये बात सही है। तो हम अपनी अम्मी को लेकर के दिल्ली आ गए थे। ये मामला 2012 का है, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि स्टूडेंट लाइफ में भी आते थे, और उस वक्त अस्पताल के जो महबूब साहब हैं उनका बिल्डिंग है शाहीन बाग में, वहाँ रहते थे। तो इसमें चूँकि फिर वो ये होने के बाद भी मेरे फादर मेरी अम्मी को दिल्ली से वापस ले जाने का कोशिश करते थे, तो मैं उनके जो मेरे वाले साहब के जो मामाजाद भाई है जुल्फ़िकार अली भुट्टू, उनसे भी बात किया, मैं अब्दुल इमाम साहब से भी बात किया, और समाज के जितने भी लोग जानने वाले थे उन लोगों से मैं बात किया। तो एक मतलब एक टर्बुलेंस रहा, कुछ दिन तक तो रहा, लेकिन उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब आए यहाँ पर, झगड़ा का चल करके मेरी अम्मी को यहाँ से मेरे पास से लेकर के चले गए, और वहाँ जाने के बाद उनका एक ही मामूल था कि मेरी अम्मी को जो मेरा नाना की तरफ से जो ज़मीन मिला है उसको बेचना, और बेच करके जो मेरा सौतेला भाई है उसको बाइक खरीद करके देना, मेरा सौतेला भाई है उसको पढ़ाने के लिए पैसा भेजना, मेरी सौतेली बहन है उसको दहेज के लिए ये करना, और क्या कहते हैं उन लोगों के लिए घर बनाना, ये रहा। तो ये सारा चीज़ भी हमें ये हुआ। तो मैं इस चीज़ के लिए मतलब मेरे जितने भी जानने वाले थे, जितने भी ये थे, मैं सारे लोगों से, समाज के लोगों से मैं उस वक्त से ही बात करते हुए आया हूँ। तो उस वक्त उस ज़माने में 2012 के ज़माने में उस वक्त अब्दुल इमाम साहब थे, तो अब्दुल इमाम साहब से भी मैं डिस्कस किया था। तो वो ये बोले कि भाई जब इस तरह की बात है तो अपनी अम्मी को लेकर के दिल्ली में रहिए, माँ को वहाँ भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। और माँ की वो बोले कि मैं आपके अब्बा को समझाने के लिए कुछ लोगों से बात करूँगा। तो उस वक्त से ये बात है, जैसे कुछ लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि भाई ये सारी चीज़ें साल भर से क्यों, पहले से क्यों नहीं, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें पहले से भी समाज में भी ये बात मैं किया था। कल भी हमारे अब्दुल इमाम साहब से बात हुई, तो उनका भी कहना है कि बिल्कुल शरीयत के जो खिलाफ है वो बिल्कुल कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं उस वक्त इंजीनियर असलम मलिक से मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट भी था और फैमिली कॉन्टैक्ट भी था, तो उससे भी मैं डिस्कस किया था। तो वो भी मतलब चलिए मतलब वो गए थे तो वहाँ अपनी वाइफ को लेकर के, और मेरा फ्रेंड सादा भाई है मनाड़ा के, उनको लेकर के बोहता में मेरी अम्मी से बात किए थे। तो चलिए उनके इस कदम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इन सारे मामला में ज़्यादातर लोग इसमें बात नहीं करते हैं, लेकिन चलिए कम से कम उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पर, क्योंकि उससे हमारे अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि मेरा यही कहना था कि भाई एजुकेशन का मामला को लेकर के सारे लोगों से मिलकर के मैं काम करूँगा। तो अगर वो हाँ उनसे भी थोड़ी सी चूक हुई है, अगर वो वहाँ अगर ऐसा बात करते कि हमको भी रखते, मेरे ननियल वालों को भी रखते और मौलवी को रखते, तो बात अलग होती। क्योंकि होता क्या था कि मेरी अम्मी जो वहाँ पर शुरू से जो प्रताड़ित किया गया, डिप्रेशन में जो रही, वो था वो डर से सच नहीं बोल पाती थी, और मेरी अम्मी को भी गुमराही में रखा गया, मेरे नाना को गुमराही में रखा गया कि भाई एक नशे की 3 तलाक 1 तलाक होती है, इसलिए बेचारी वहाँ डर से 3 को 1 कहती थी। फिर वाज़ेह तौर से अगर पूछा जाता
क्रॉस क्वेश्चनिंग होता तो वहाँ भी मामला निकल करके आता। तो चलिए, अब इसमें कम से कम एफर्ट लिया, फिर वही है कि थोड़ी सी चूक हुई उनसे भी। बाद में फिर वो क्या कहते हैं, संता में प्रोग्राम होना था, तो प्रोग्राम होने में फिर वो क्या कहते हैं, मेरा अपना बनवी शाहबाज और सौतेला बनवी बाबर, उस वक्त बाबर की शादी नहीं हुई थी, मेरे वाले साहब झगड़ा का जाल करके उस प्रोग्राम में हम नहीं जा पाए, जिसके बाद हमारा पर्सनल क्या कहते हैं प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट उनसे टूट गया। उसके बाद भी देखें कि बाद में फिर इंजीनियर असलम मलिक साहब का हमारे प्रति बिहेवियर ठीक नहीं था, तो फिर हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट भी टूट गए। लेकिन उसको भी एक चीज़ वाज़े करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने जो बात किया, जिन लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि मतलब रकीब भी गलत है, ये है। तो भाई अब उस वक्त अगर मेरे सामने में, मेरे नहल वालों के सामने वो अगर बात करते, मुफ्ती के सामने में बात करते तो बात अलग होती। फिर भी इंजीनियर असलम मलिक को क्या कहते हैं स्पेशली डायरेक्ट किया जाता है कि अब सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, और मेरी माँ का ज़िंदगी का सवाल है, और क्या कहते हैं इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे थे, आप गए, मेरा अब्बा, मेरा दोनों सौतेला भाई, मेरा अपना बहन भी, सौतेला बहन भी, उन लोगों से आप करीब हो गए, तो वहाँ पर बिल्कुल वो लोग अच्छी चीज़ों को या सच्चाई को हमेशा से छुपाया है। तो मैं मानता हूँ कि हमारा रिलेशन टूटने में, इधर पर्सनल कॉन्टैक्ट और प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट टूटने में हो सकता है कि क्या कहते हैं ये भी फैक्टर हो कि आपको मिसगाइड किया हो या फिर मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया हो। लेकिन क्योंकि अब सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई है, और सारी चीज़ें मेरी माँ भी खुल करके बोली है, वो डिप्रेशन से निकल गई, और इससे पहले भी 2022 में मौलाना क्या साहब जब पहुँचे तो वहाँ भी मेरी माँ सच बोली थी। ये था। उसके अलावा क्या कहते हैं और भी जो हमारे जो जिला के जो क्या कहते हैं भूतपूर्व विधायक और हमारा कोजानवन क्या कहते हैं कंस्टिट्यूंसी के जो भूतपूर्व विधायक है मास्टर मुजाहिद आलम साहब, उनको तो सारी बात हम बताए थे। एक बार की बात है कि हम लोग इंजीनियर असलम मलिक, मास्टर मुजाहिद आलम साहब, इंजीनियर असलम मलिक के ऑफिस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे समाज के बारे में। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि मेरे अब्बा मेरी अम्मी को टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उसको मार रहे थे, पीट रहे थे। मेरी अम्मी चीखती हुई रोती हुई हमको फ़ोन कर रही थी, और करीब खाने से पहले जो है ना बहुत देर तक ये सारा चीज़ चला। तो डिस्टर्बेंस हुआ वहाँ, जितने भी लोग वहाँ जमा थे सब लोग ये कहे, मैंने कहा मास्टर मुजाहिद साहब से और असलम से कि भाई मेरे अब्बा को समझाइए। तो फिर पता नहीं बाद में वो लोग समझाए कि नहीं समझाए, लेकिन ये था। और वहाँ पर क्या किया जा रहा था, बात क्या थी कि मेरे फादर गाड़ी खरीद रहे थे, वो हम पैसा दिए थे पहले, तो गाड़ी खरीद करके जो है ना वो बाबर के नाम से, मेरा जो सौतेला बहन भी उनके नाम से गाड़ी खरीद रहे थे। तो हम लोगों का कहना, मेरी अम्मी का कहना था कि गाड़ी अगर खरीदिए तो घर के गाड़ी होनी चाहिए। मैं बोले कि अब्बा के नाम से बोले कि आप गाड़ी खरीदिए, उसमें सब कुछ रहेगा। लेकिन उसी में मेरी अम्मी को प्रताड़ित किया जा रहा था, क्योंकि मेरी अम्मी एक एक्सटॉर्शन हब रही है। जब भी कोई अगर मामला होता था, कोई भी अगर मामला होता, मेरी अम्मी को ही प्रताड़ित किया जाता था। जैसे कि बता चुके हैं कि मेरा नाना कुछ बोले थे, मेरी अम्मी को प्रताड़ित, मेरे मामू कुछ बोले थे, मेरी अम्मी को प्रताड़ित, मेरे मामू कुछ बोले, मेरी अम्मी को प्रताड़ित, मेरा बड़ा भाई कुछ बोले थे, मेरी अम्मी को प्रताड़ित, मेरे खालू कुछ बोले थे, मेरी अम्मी को प्रताड़ित, मेरा खलड़ा भाई बोले तो कुछ प्रताड़ित, मेरी खलड़ी बहन बोले तो कुछ प्रताड़ित, मेरी बहन बोले थे प्रताड़ित, मेरा भांजा भांजी कुछ बोले थे प्रताड़ित, मेरा बहन भी कुछ बोले थे प्रताड़ित, हम कुछ बोले थे प्रताड़ित। एकदम बिल्कुल प्रताड़ना का हब बन गया। बार उसको मारता था, क्या कहते हैं पैर में कहता था बेटा को फ़ोन करो। तो ये था, तो ये भी था। उसके बाद फिर मैं उन लोगों से भी दिल खोल करके बात किया था, मास्टर मुजाहिद साहब से सारी बात मैं कहा था। और अभी मतलब जब हम सब चीज़ से जो जूझ रहे थे, समाज के सारे लोग हमसे यही बात करते थे, क्योंकि ये एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ये करने के लिए मैं ये चाह रहा था कि अपने किशनगंज जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आइदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, सब किसी को लेकर के मिल करके काम करना था। और मैं जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम से भी मिला था 13 जनवरी 2023 को, प्रेसिडेंट मैम भी बोला था कि ये काम अच्छा है और सबको मिल करके कीजिएगा। तो मास्टर मुजाहिद साहब का दिल्ली आना, उनके साथ मेरा घूमना फिरना, कई प्रोग्राम में अटेंड होना, और जेडीयू में उसका होना, और मेरे फादर का जेडीयू में होना, क्या कहते हैं जेडीयू में तो पहले नहीं थे, बाद में उसको जेडीयू में शामिल किया गया था, लेकिन मेरे फादर से भी उसका कॉन्टैक्ट था। तो एक एक पल का मैं रिपोर्ट दिया मास्टर मुजाहिद साहब को, और मास्टर मुजाहिद साहब का कहना है कि उन्होंने मेरे फादर को कन्विंस करने का कोशिश की है, जो हमको रिपोर्ट की है। क्योंकि उसके बाद भी एक मामला हुआ था, क्या कहते हैं वो दिल्ली आए थे, तो मैं सारी बात बताया था, तो बताया था कि ठीक है अब भाई आप अगर ऐसी बात है तो भाई आप माँ को अपने पास रखिए, उनको वहाँ रहे। तो एक बार मैं फिर अपनी अम्मी को जो है क्या कहते हैं, चूँकि डॉक्टर ये बोला था, और मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई आखिर ऐसा 45 साल से सब चीज़ क्यों हो रहा है, दो परिवार के बीच में फसाद क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक डॉक्टर हमको बोला था कि हो सकता है कि आपकी अम्मी को कोई बीमारी हो, तो डॉक्टर को दिखाइए। और एक उसको भी डाउट था कि हो सकता है उसको डिप्रेशन हो सकता है एक ट्रॉमा बॉन्डिंग एक बीमारी होती है, ट्रॉमा बॉन्डिंग हो, तो आप एक बार लाइए, और अपने अब्बा को नहीं लाइएगा, अकेले लेकर के आइएगा। तो आज से 3-4 साल कबल जब हम गुफार में रहते थे, तो वहाँ पर अम्मी को लेकर के हम आए थे अकेले। हालांकि मेरे वालिद साहब आने के लिए नहीं दे रहे थे, तो मैंने मास्टर मुजाहिद साहब से बात किया, जान नेमी साहब से बात किया, मुखिया हमारे पड़ोस में जो मुखिया शाहीन साहिबा है उनसे बात किया, उनके हस्बैंड से बात किया, और भूतपूर्व मुखिया जो असलम साहब है उनसे बात किया, एक शमसुद्दौला साहब है उनसे बात किया। तो सारे लोगों ने फ़ोन किए थे तो खैर आने दिए।
आने के लिए दिए तो आए पहुँचे ही हैं कि बस 1-2 दिन में मेरी अम्मी को झगड़ा करना, फसाद करना, मेरी अम्मी चीखती थी, चिल्लाती थी, ठीक से इलाज नहीं हो पाया। एक दिन लेकर के भी गए थे हम वही जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के यहाँ भी जो ट्रीटमेंट चलता है उसके पास लेकर के भी गए, तो अम्मी को फ़ोन से टॉर्चर करके वापस ले जाया गया। फिर मेरे वाले साहब आ गए दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद मेरे जो उनके जो मामाजाद भाई है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको मदद से मेरी अम्मी को हमारे डेरा से लेकर के चले गए। उस वक्त भी हम बहुत रोते रहे, बिलखते रहे। उस वक्त मास्टर मुजाहिद साहब और तो क्या कहते हैं नौशाद आलम साहब दिल्ली में ही थे। उन लोगों से भी बहुत गुजारिश किया मैं कि मेरे अब्बा को समझाइए कि कम से कम इसका इलाज हो पाए। तो और एक आया, एक पोस्ट भी मतलब फेसबुक में वायरल हुआ, जैसे कि मैं डिस्कस किया हूँ कि उसी टाइम में मेरे वालिद साहब जब मेरी अम्मी को यहाँ से जब लेकर के चले गए तो डाल दिया कि हम लोग फुटपाथ में भटक रहे हैं, फुटपाथ में इलाज कर रहे हैं। बहुत वायरल हुआ था और इससे हमारी बहुत बदनामी हुई थी, क्योंकि लोग जो है ना मतलब देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उस पर यकीन कर लेते हैं। तो उसमें वाक़या क्या हुआ था, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो आ रहे थे तो हम मना किए थे आने के लिए कि भाई आप मेरी अम्मी को इलाज करने के लिए दीजिए, आप आइएगा तो डिस्टर्ब कीजिएगा, इलाज होने के लिए नहीं दीजिएगा। तो साफ वो हमको धमकी दिए थे कि हाँ तुम्हारी माँ को हम नाजायज़ रखे हैं, तुम कैसे प्रूफ करोगे, और तुमको हम बेटा नहीं मानेंगे, और क्या कहते हैं तुम बाप को, जो मेरा 2 बेटा है और मर भी जाए तो जनाजे में मत आना, और मैं जा रहा हूँ और तुमको भी, तुम्हारा भी जान मार देंगे और तुम्हारा नौकरी हम खा जाएंगे। और ये धमकी तो मैं शुरू से ही सुन रहा हूँ, फलाना के बाद जाऊँगा तुम्हारा नौकरी खा जाऊँगा, फलाना के बाद जाऊँगा तुम्हारा नौकरी खा जाऊँगा। और ये चीज़ पाया गया है कि अभी जो रिसेंटली देखा गया हमारे कॉलेज में सारे टीचर के पास मेरा शिकायत करना, सारे पॉलिटिकल लीडर के पास शिकायत करना, एक इंटेंशन उसका गलत है। तो वही एक, हाँ उसके बाद फिर तो मैं ये कहा कि अम्मी को बोला कि आप मेरे ही डेरा में रहिएगा, उसको यहाँ रखेंगे, लड़ाई झगड़ा फसाद होगा, अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा जामिया में जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर उसको रखवाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा क्या कहते हैं प्रॉक्टर टीम है। अगर कोई अगर गलत करते हैं तो भाई हमारा प्रोटेक्शन होता है वहाँ, और सब किसी को क्या कहते हैं हमारा फंडामेंटल राइट है, हर एक नागरिक का फंडामेंटल राइट है कि कोई भी अगर एक्सप्लॉइट करे तो आप उसका अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो इतनी बात हुई, उसी में अम्मी को ले गए, ले जाने के बाद जो डाल दिए। उसके बाद वो मेरे फादर उस वक्त जो मुजाहिद साहब थे, तो यहाँ दानिश जो है दिल्ली में, उसके डेरा में देखते हैं कि मेरा फादर और क्या कहते हैं मेरा सौतेला भाई, एक शायद वकील भी था, तो फेसबुक में पोस्ट ही हुआ। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी किया कि मुखिया जी क्या कहते हैं एक दिन आप फुटपाथ में होते हैं, दूसरा दिन महल में पहुँच जाते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ भी मेरे वालिद साहब का मुजाहिद साहब से मुलाकात हुई हो, तो मुजाहिद साहब उसको कन्विंस किए होंगे कि मुखिया जी आप जो है ना क्या कहते हैं उसकी माँ को मत ले जाइए। तो खैर फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं होता रहा, मैं एक एक पल का रिपोर्ट जो है ना मास्टर मुजाहिद साहब को देता रहा। और एक बार जो है मौलाना गयास साहब को लेकर के 15 जुलाई 2022 को एक मीटिंग हम रखे थे, और उसमें सारे लोगों को हम खबर किए थे, मास्टर मुजाहिद साहब को, अंजना नेमी साहब को, एजारएसपी साहब को, तौसीफ साहब को, और बाकी वहाँ के लोकल जितने सारे जनप्रतिनिधि हैं सारे लोग हैं। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग नहीं आए, मतलब मेरे एक मामा पहुँचे, एक जो शिक्षार के असलम साहब वो पहुँचे, और मेरे गाँव के सब्जुजा साहब और कमरुल्लाह साहब पहुँचे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मेरे वालिद साहब अजीब व गरीब हरकत किए, लोगों को देख करके हार्ट अटैक का बहाना किए और कोई ज़्यादा हॉस्पिटल चले गए। वहाँ जाने के बाद यहाँ पर हम लोग ये कहे कि माँ आप जो है सच बात आप बताइए, लोगों को बयान कीजिए। तो उस वक्त मेरी माँ सच बात बयान की। तो और पहले भी जो मुफ्तियों को लोग जो पूछ रहे थे, मेरी अम्मी को कहता था कि कहते थे मेरे वाले साहब कि 3 तलाक की 1 तलाक होती थी, इसलिए कहते एक हुआ है। लेकिन जब उसको खोला गया कि भाई एक नसिस में, मतलब वहाँ एक पूछा गया तो नहीं, एक नसिस में 3 हुआ है, तो ये कन्फ्यूजन था, क्योंकि उसको ये कह दिए थे कि एक नसिस की 3 तलाक 1 तलाक होती है, जो बात बोल रही थी। और हकीकत ये था कि ये बस सारा जो मेरे वाले साहब के इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है कि लोगों को बहुत आसानी से कन्विंस कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम था। तो खैर ये चीज़ खुलने के बाद फिर वो क्या कहते हैं मेरे फादर जो ना आधे घंटे में ही, जब हम लोग फतवा के लिए मेरी अम्मी से लिखवा लिए कि आज से करीब पहले कुछ साल पहले हमको एक नसिस में 3 तलाक दे दिए थे, तो हम लोग फतवा लेना चाह रहे थे हमारे सरिया से। उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि वाले साहब वहाँ से चले गए थे, तो भाई वो थे नहीं सामने में। उसके बाद आया वो आने में दोबारा आधे घंटे के अंदर में ही मेरा सौतेला बनवी है बाबर, और दोनों मेरा जो सौतेला भाई है नकीब और राजा, उनको लेकर के जो है ना क्या कहते हैं हम लोगों को बहुत ज़्यादा जलील किया गया। इवन के मौलाना गयास साहब को भी जलील किया गया। हालांकि वहाँ पर 2 हमारे गांव के मुख्य लोग थे, कमरुल्लाह साहब, शमसुद्दीन साहब, और गांव के लोग, क्योंकि वहाँ रास्ता जाता है तो बहुत सारे लोग जमा भी हो गए थे। लेकिन एक अलग ये रहा, मतलब खामोशी रही, लोगों ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, समझाया भी नहीं। उसके बाद हम लोग आ गए, देखते हैं कि उसके सुबह जो है मेरी अम्मी को जो है थाना भेज दिया कि सिखा पढ़ा करके टॉर्चर करके कि जाओ, हमको ज़बरदस्ती मतलब क्या कहते हैं लिखवाया है। मेरी माँ जाकर के थाना इंचार्ज के पास रो रही थी, क्योंकि जा नहीं रही थी, बेटा पर कौन जाके केस करने के लिए। तो उसको एसपी साहब को फोन, हम गए एसपी साहब से बात किया, तो एसपी साहब बुलाए मेरे फादर को, और वो ये चाह रहे थे कि आमने सामने में सारी बात करेंगे। तो फिर मेरे फादर दिल्ली चले गए। उसके बाद फिर सारा मॉनिटर हुआ, तो सुमन बाबू थाना इंचार्ज थे। वहाँ जाने के बाद मेरा बॉन्वी को बुलाया गया, सौतेला बॉन्वी को बुलाया गया। तो मेरा बॉन्वी ने उसमें क्या कहते हैं छुट्टा गवाही दिया कि मेरा शरीयत के मामले में मैंने ससुर क्या कहते हैं सही करके भेजा है, जबकि उसकी शादी नहीं हुई थी। दूसरा कि मेरी सास फिजिकली मेंटली फिट है। ये 2022 की बात है। उसके बाद बाबर, तो हम ये बोले कि आप चलिए अम्मी के पास चलिए, वहाँ चलिए, मेरा ननियल चलिए, हर जगह चलिए, या फिर उन लोगों को बुलाइए।
तो बाबर उसमें बिल्कुल कंट्रोल कर दिया कि नहीं, आप घर पर नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल अजीब ही रहा। तो मतलब सुमन बाबू हमारी मदद करना चाह रहे थे, मेरी अम्मी को भी मदद करना चाह रहे थे, काउंसलिंग करना चाह रहे थे, क्योंकि एसपी साहब से हम रिक्वेस्ट किए थे। एसपी साहब इनको कहते उस वक्त जो तत्कालीन एसपी जो थे डॉक्टर इनामुल हक साहब, उनको लेकर के प्रोग्राम वगैरह भी करते थे हम, आप लोग देखे होंगे। तो वहाँ एक कन्फ्यूजन हुआ। फिर बाद में फिर चला तो मैं एसपी साहब से फिर कहा कि वैसा कीजिए सारे लोगों के सामने में, क्योंकि डीएलएसएस से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में पूरी टीम होती है, जिला प्रशासन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज साहब तो क्या कहते हैं चेयरमैन ही होते हैं, प्लस सुप्रीटेंडेंट पुलिस होते हैं, सिविल सर्जन होते हैं, और क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर होती है। तो कलेक्टिवली मैं कहा कि 5 सितंबर तो फिक्स हुआ डेट कि 5 सितंबर 2022 को किशनगंज में पूरी टीम के साथ वहाँ पर क्या रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर भी रहेगी, डिस्ट्रिक्ट क्या कहते हैं डीएलएसए के जो सेक्रेटरी सर हैं या जिसको भी डिप्यूट करें वो रहेंगे, क्योंकि उसमें सोशल वर्कर भी होते हैं, लॉयर भी होते हैं। प्लस मैं चाह रहा था कि सिविल सर्जन को भी वहाँ रखते हैं, क्योंकि सारे लोगों ने रिकमेंड किया था मेरी अम्मी को बोहता से निकालने के लिए, यानी कि बोहता में रहने की वजह से आपकी अम्मी का तबीयत खराब है, तो आप इसको यहाँ रहने मत दीजिए, आप इसको दिल्ली में ही रखिए। तो बिल्कुल उस दिन फिर हम लोग ननिल के आदमी को भी रखते, तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन पता नहीं मेरे फादर जो है ना मेरी माँ को प्रताड़ित करके जो है ना क्या कहते हैं 3 तारीख को ही एसपी साहब के पास ले गए, और वहाँ मामले को मुद्दे से भटका दिया गया कि लड़का शादी तोड़ दिया है, बीवी को नहीं निभा पाया, इसको शादी करने के लिए गई है। तो जब हम पहुँचे तो एसपी साहब भी समझाया कि भाई जाइए शादी उदी कीजिए, उसके बाद अपनी अम्मी को लेकर के जाइएगा। मेरी अम्मी बोली थी कि उसको शादी करने के लिए गई, क्योंकि ज़्यादा वो शादी के लिए क्या कहते हैं ये थी। लेकिन मेरा ये कहना था कि भाई इस चीज़ को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी बिल्कुल 3 दिन के लिए भूख हड़ताल कर दिया था। जाने के बाद जब वो लोग गलत तरीके से रख रहे थे तो उन लोगों को प्रेशर बनाने के लिए बिल्कुल 3 दिन तक हम घर में ही थे, और लोगों को बोले कि आप लोग डिसीजन लीजिए जो शरीयत का था। क्योंकि मेरे फादर अलग बात करते हैं, हमको एक बार नहीं हज़ारों बार बोला है कि हाँ तुम्हारी माँ को हम क्या कहते हैं नाजायज़ रखे हैं, तुम कैसे प्रूफ करोगे। हाँ तुम्हारी माँ सोना के अंडे देने वाली चिड़िया है, मैं उसको रखा हूँ, तुम कैसे प्रूफ करोगे। हाँ मैं उसके प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, तुम कैसे प्रूफ करोगे। तो फिर भी उन लोग मेरे प्रेशर पर उन लोग क्या कहते हैं सेपरेट हो गए, डिक्लेयर कर दिया, मतलब कुछ बोल देते हैं, फिर बाद में फिर ये हो जाते हैं। फिर हम भी खुश हो गए कि चले ऐसा है, फिर किसान में लेकर के हम मम्मी को लेकर के रहने लगे। तो उसी में मौलाना गयास साहब को भी जलील किया गया। ये भी जानकारी मैं क्या कहते हैं मास्टर मुजाहिद साहब को, सारे राजनीतिक लोगों को मैं दिया, तौसीफ साहब को भी दिया। तौसीफ साहब तो यहाँ तक बोले कि वो तो हमारे वकील ससुर हैं। हाँ उसी इसमें जो सुमन बाबू जो ये कर रहे थे, तौसीफ साहब से जो बात किया था, मैं क्या कहते हैं एक मुफ्ती साहब को साथ में दिए थे हमारा, चले हम तो नहीं जा पाएंगे लेकिन एक आदमी को हम देते हैं, मुफ्ती आरिफ साहब उनके बगल में। तो उनको लेकर के जो गए तो थाना में मेरा बनवी सतला बनवी अपना बनवी, तो उनके सामने में बात हुई थी। तो वहाँ भी हम फेल कर गए, और जब एसपी साहब जो हो गया सारा चीज़ फेल हो गया। बाद में फिर मुखिया असलम साहब को लेकर के पंचायती किया, फिर बार हम दौड़ करके जाने लगे लोगों को लेकर के। तो वहाँ ज़्यादा लोग मतलब जमा नहीं हुए, ज़्यादा लोग अगर जमा होते तो बात निकल करके आती। अब पता नहीं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि तुम्हारा फादर लोगों को परेशान करता है, झूठे केस में फंसा देता है, एक दहशत का माहौल है। मैं वार्ड नंबर 6 के लोगों से बात किया, अपने गांव के लोगों से बात किया, अपने पंचायत के लोगों से बात किया, और पड़ोसी पंचायत के लोगों से जो बात किया वो एक बात बोले कि भाई अब हम लोग बात करने के लिए जाएंगे तो हम लोग को जीना हराम कर देता है। जैसे कुछ दिन पहले हमारे गाँव के एक आदमी थे क्या कहते हैं महबूब साहब, वो आकर के फेसबुक में लाइव कुछ बात किया था, तो उसके अंदर बहुत परेशान किया वहाँ जाने के बाद। उसके साथ में 3 आदमी और भी थे, और भी जो भी आदमी मतलब मेरे फेवर में या हक के फेवर में जो बात करते हैं उनका मतलब बहुत परेशान करते हैं। तो ये था, और एक बहुत उम्मीद थी हमको, क्योंकि सारे लोगों का कहना सारे समाज के लोगों का कहना था कि भाई आपका मैटर को सॉल्व करने के लिए मास्टर मुजाहिद आलम साहब काफ़ी है। और ये बात मैं भी समझता हूँ, क्योंकि भाई एक घर आना जाना है, पर्सनल कॉन्टेक्ट है। तो दूसरी बात यह है कि बाद में फिर हाँ ये सारा चीज़ जब हो गया तो उस वक्त शायद नौशाद साहब जिला उपाध्यक्ष थे, तो एसपी साहब को ये होने के बाद उसको क्या कहते हैं जिलाध्यक्ष थे, तो मेरे फादर को उपाध्यक्ष बना दिया गया। अब वो कंटिन्यू रहा। फिर बाद में फिर मैं एसपी साहब से भी बात किया, ये किया, तो वहाँ भी मतलब लोगों ने क्या कहते हैं मेरे ही खिलाफ जा करके कान भरना शुरू कर दिया। तो लोगों का यही हुआ कि भाई चलिए ठीक है, अगर ऐसी हालत है तो आप अलग रहिए, लेकिन माँ तो माँ होती है ना दोस्तों। तो माँ को फिर हम मुसलसल मतलब यहाँ तक लोगों ने कहा हमको, हमारे गांव के लोगों ने कहा कि तो माँ को छोड़ दो, बाप को छोड़ दो, अपना ज़िंदगी गुजारो, छोड़ो इन लोगों को। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन पता नहीं मतलब ये था। तो मुसलसल कोशिश करता रहा मैं हमारा इस मुसलसल कोशिश में हमारे जो छोटे मामा शकील साहब मुसलसल साथ दिए, कभी कभी मेरा खलेरा भाई सब साथ दिया, कभी कभी जो है हमारे जो है क्या कहते हैं जो भूतपूर्व मुखिया हैं, जो अभी के मुखिया हैं, और सरपंच साहब भी पूरा साथ दिए। लेकिन और भी मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर उनके लिए अगर बात करनी थी तो मास लेवल करीब 50 लोग 100 लोग अगर जमा होते तो बात अलग होती। एक बार हम फिर दोबारा भी पुलिस का हमें सहारा लिए थे, सुमन बाबू तो चले गए, तो राजा जी इलाज के लिए हम बाज़ाब्ता लिख करके दिए थे, क्योंकि मेरी अम्मी का लायंस क्लब में इलाज चला रहे थे। तो लायंस क्लब में दवाई जो दिया जाता था, तो दवाई मेरे फादर फेंक देते थे, खाने नहीं देते थे।
और बाद में काउंसलिंग के लिए बाज़ाब्ता एक बार हम लेकर के गए थे। एक बार मेरी माँ, मेरी बहन के साथ वहाँ पूर्णिया में एक डॉक्टर है, काउंसलर है, जो वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने भी कहा था बिल्कुल डायग्राम बना करके कि आपके क्या कहते हैं यहाँ पर जो है बोहता में जो है क्या कहते हैं पति पत्नी का तो रिश्ता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपकी सौतन है और आपका दोनों सौतेला बेटा है, सौतेली बेटी है, बेटा बेटी की शादी हो गई है, बेटा दिल्ली में रहता है तो आप दिल्ली में ही रहिए। लेकिन मेरी अम्मी मतलब ये एक खौफ था उनका, ये था कि बिल्कुल मेरे वालिद साहब का बिल्कुल एक तरह से उसको ज़हनी गुलाम बना लिए। जैसे कि अभी एक चीज़ स्टॉकहोम सिंड्रोम, स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या है, स्टॉकहोम में एक रॉबरी होती है, बैंक रॉबरी। तो बैंक रॉबरी में क्या होता है कि जो डकैत जो रॉबरर थे वो कुछ लोगों को कैद करके रखे थे, उससे एक महिला को उसका इन्फेक्शन हो जाता है। बाद में वो रॉबरर क्या करता है, जेल जाता है, तो वो महिला उनको बचाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रही थी। तो ये गैस लाइटिंग करके मेरे फादर उसको इस कंडीशन में ला दिए थे, क्या कहते हैं ट्रॉमा मॉर्निंग में, और डिप्रेशन की तो शिकार ही है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ रहा था, शुरू से ही समझ में आ रहा था कि अगर हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, दवाई और प्रॉपर काउंसलिंग करें तो ये अच्छी हो जाएगी। हालांकि समाज के सारे लोग हिम्मत हार दिए थे। तो मैं समाज के लोगों को बताना चाहूँगा कि एक महिला के साथ जो बीमार है तो उसका ये तरह, जितने भी लोग ऑपरेशन किए, जितने भी लोग बात किए, आप लोग अकेले बात नहीं करना चाहिए। एक डॉक्टर को लेकर के जाता, बाजाता वो जो हमारा खोजादामन के कुंदन बाबू जो CMO है उनको लेकर के जाते हैं, और किसी भी डॉक्टर को लेकर के जाते हैं तो आप लोगों को कामयाबी मिलती। तो उसके बाद और भी मैं दिलीप कुमार जायसवाल, जब सारा चीज़ नहीं हुआ तो मैं दिलीप अंजन नेमी साहब से बात किया मैं, तो अंजन नेमी साहब ये बोले कि भाई तुम्हारे अब्बा तो वहीं है, तुम्हारा अनिल का भी आदमी भी ठीक नहीं है, वो लोग को भी साथ देना चाहिए। बात सही है कि हमारे अपने मामू लोग साथ दे रहे थे, लेकिन मेरे चचेरा मामू लोग मेरे अब्बा का ही साथ दे रहे थे। जैसे कि अभी एक मेरे चचेरा मामू मेरी अम्मी पर बहुतान फैला रहे थे, गलत बात बोल रहे थे। और पहले भी जब मेरे वाले साहब जो मेरी अम्मी को लेकर के आए थे तो मेरे चचेरा नाना उन लोगों का इस्तेमाल करके, तो हम अंजन नेमी के पास हम अपनी अम्मी को एक दिन लेकर के गए, उसकी अम्मी से अम्मी का मुलाकात कराया, उनको बोले कि आप इसको बेटी समझिए, इसको अच्छे माहौल ले कीजिए, इसको काउंसलिंग कीजिए, इसको शरीयत में रास्ते में जाने के लिए कहिए, इसको इलाज करने के लिए कहिए। और बस अंजन नेमी को भी बोले हम कि क्या कहते हैं ये आपकी बहन है, आज से आपकी बहन है। हालांकि दूर के मामा लगते हैं वो, क्योंकि उसके जो बहनवी हैं शकील साहब, वो मेरे नाना की बिरादरी में से हैं। मैं मतलब मेरे नाना के अब्बा वालों कई भाई से, तो एक बिरादरी वहाँ था, तो उस रिश्ते से मामा भी हुए। और सुरजापुरी में क्या पूरे मुस्लिम एक दूसरे के होते हैं। और बाकी ये भी कहा, और हालांकि वो पार्सल सपोर्ट की है, लेकिन वही है कि अगर वो भी अगर कलेक्टिव एफर्ट डॉक्टर का टीम को लेते हैं, मुफ्ती को लेते, हमको लेते, मेरे नैने के लोगों को लेते और जाते वहाँ तक तो कामयाबी मिलती। लेकिन फिर भी चलिए जितना भी फोन फान से किए तो उसका भी हम शुक्रगुजार हैं। और जहाँ तक मास्टर मुजाहिद साहब से हम यहाँ तक एक बार ये कह रहे थे कि भाई पारिवारिक मामले हम नहीं बोलेंगे, तो उसको हम ये बोले कि उसी बिरादरी में शकील साहब जो हैं, मैंने बैंक में मैनेजर हैं अस्पताल में, उनके यहाँ साजा साहब, तो साजा साहब वो शादी किए हैं बिरपुर, तो मास्टर मुजाहिद साहब की बहन है, तो उसमें बोले कि भाई वो साजा साहब मेरी अम्मी के भाई हैं, तो आप भी उसके भाई हुए, तो आप ये कीजिए। और मैं दिलीप कुमार जायसवाल साहब से भी कुछ डिस्कस किया, तो वो बोले कि मुजाहिद साहब को फ़ोन किए थे, मैं पटना में था, तो मुजाहिद साहब के पास मेरे सामने में ही फ़ोन आया था, तो मुजाहिद साहब बोले कि हाँ मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, हम इसकी मदद करेंगे। तो मुजाहिद साहब की तरफ से भी थोड़ी सी चूक हुई है कि मतलब अगर वो मतलब कलेक्टिव एफर्ट, भाई आप क्या होता है कि वहाँ जाना आना था तो भी किसी दिन हमको ले लेते, क्या कहते हैं मेरा मामा उन लोगों को ले लेते, और क्या कहते हैं एक मुफ्ती को ले लेते, ये हो जाता। लेकिन उसको एक बात हमको बार बार बोले कि आपका बहन भी मतलब बाबर और साहबाज वो इस फेवर में नहीं है, कभी उन लोगों ने बात नहीं किया, तो आप अकेले हैं, इस तरह की बात। और मेरा मामा लोग चूँकि बाजवंश के हैं, तो मास्टर मुजाहिद साहब से उसका ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। हालांकि मामा लोगों को बोले थे, शकील मामा को, सोए मामा को बोले थे, उनसे भी मुलाकात कर लीजिएगा। और बाकी जिस दिन मेरी अम्मी का जो है ना 8 फरवरी को हार्ट अटैक हुआ था लास्ट ईयर, तो उसका 31 क्या कहते हैं जनवरी को, 31 जनवरी को मास्टर मुजाहिद तो हमारे घर पर गए थे। और उससे पहले तो क्या कहते हैं मैं भी कहा था, स्ट्रिक्टली कहा था, दिलीप कुमार जायसवाल साहब भी कहे थे। तो वहाँ जाने के बाद फिर फेसबुक में एक पोस्ट देखा कि मास्टर मुजाहिद साहब हैं, और मेरे अब्बा का भी है, बगल में बैठे हुए हैं बिल्कुल टाइट होकर के, और भी लोग हैं। मैं पोस्ट में ये था कि क्या कहते हैं भूतपूर्व मुखिया सह जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ की तबीयत खराब के बारे में सुन करके मैं आया और जाना हूँ। तो पता नहीं उस वक्त फिर मेरी अम्मी के बारे में, मेरी अम्मी से वो बात की है नहीं की है, या फिर मेरे अब्बा को समझाया नहीं समझाया, अलग बात है। और 31 जनवरी का बाद 8 तारीख को मेरी अम्मी का हार्ट अटैक हो गया। तो पता नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब हमारी भी जो बात होती थी, तो एक ये था कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि मास्टर मुजाहिद आलम से करीब हमारे परिवार के 4 लोग थे। मेरे वाले साहब तो फिर थे ही, मेरा अपना मोहन भी साबाज भी था, और चौदला मोहन भी बाबर भी था, और रईस भी उसके साथ था। तो क्योंकि ये होता है मतलब पॉलिटिकल लीडर्स के पास, मैं जानता हूँ जिला लेवल के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके पास जो जानकारी जो होती है तो सही जानकारी नहीं होती है, या फिर पता नहीं मतलब रईस का क्या रोल रहा है। मेरे फादर तो खैर हमेशा शिकायत किए ही, बाबर का क्या रोल रहा है, शहबाज का क्या रोल रहा है, अलग बात है। तो हो सकता है कि मैं कुछ बोल रहा था और वो लोग कुछ कह रहे होंगे, या फिर वो लोग एक्टिव नहीं हो रहे थे जो बात हम कर रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि कन्फ्यूजन में रहा हूँ या इसमें रहा हूँ। तो
अगर 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 उस दिन जब गए थे मास्टर मुजाहिद साहब, अगर उस दिन भी अगर क्या कहते हैं मेरी अम्मी से बात किए होते और मेरे अब्बा को कन्विंस किए होते और अगर ज़रूरत पड़ता तो क्या कहते हैं क्या कहते हैं वो डॉक्टर को बुलाते हैं। और चूंकि उस वक्त जो प्रोसेस जो चल रहा था तो सुमन बाबू हमको भी सजेस्ट किया था कि आप एसपी साहब से कहिए मास्टर मुजाहिद आलम से बात करने के लिए। तो ये एक उम्मीद थी, क्योंकि मास्टर मुजाहिद आलम साहब उस वक्त जेडीयू में थे और जेडीयू में जो न्याय के साथ विकास, तो मेरी माँ को संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए मेरी मास्टर मुजाहिद साहब से हमेशा बात किया हूँ मैं, क्योंकि हम भी उसके साथ जुड़े हुए थे और समाज के सारे लोगों का ये था कि भाई मास्टर मुजाहिद आलम साहब आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि और भी लोगों से मैं जो बात करता था, आप उठते हैं बैठते हैं, आपके अब्बा भी उठते हैं बैठते हैं, तो ये है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं जब हार्ट अटैक हो गया तो फिर मेरी अम्मी को लेकर के जब आ गए हम, तो आ जाने के बाद हम लोग दिल्ली में रहे, तो मतलब ये था। और ये देखा गया है कि हमारे इसमें क्या कहते हैं, फिर भी मैं सारी बात बताया। फिर पटना में जाकर के मेरी अम्मी खुद मिलकर के मास्टर मुजाहिद साहब से कही कि पहले हम गुमनाही में बात नहीं कर पाए, अब हम गए दिल्ली में मौलवी से मशवरा किए और पटना में गए, मैंने सरिया से फतवा लिया और फतवा लेने के बाद ये दिन है और ये रात है, हम उसको तौबा कर दिए। मेरे क्या कहते हैं रकीब के बाबू को कह दीजिएगा कि हम उसके पास नहीं जाएंगे। तो उसके बाद फिर मेरा फादर ये सब जो कर रहे थे, तो चूंकि मास्टर मुजाहिद आलम साहब पर सब किसी की उम्मीद थी, सब किसी की निगाहें थी। और पटना में भी मैं जब देखा कि मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बड़े लीडर खालिद अनवर साहब एमएलसी हैं, मैंने उनसे भी बात किया। तो मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप मास्टर मुजाहिद साहब से बात कीजिए, तो उन्होंने अपने मन से कि मैं मास्टर मुजाहिद साहब से बात करता हूँ। तो मास्टर मुजाहिद साहब से बात किए, तो वो बात की तो बात यह है कि भाई एक बात आ रही थी कि भाई इतना मामला है, 30 साल पहले का मामला था, क्यों निकाला जा रहा है। तो खालिद अनवर साहब बोले कि चलिए वो नहीं, अभी फ्रेश फतवा है, इसको अमल किया जाए। तो मास्टर मुजाहिद आलम साहब ये बोले कि चलिए ठीक है, वो लोग अपना बेटा के साथ वहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, इतनी बात है। फिर क्या कहते हैं इरशाद साहब से भी हम बात किए थे, रिक्वेस्ट किए थे। इरशाद साहब क्या कहते हैं किसान गए थे, किसान मास्टर मुजाहिद आलम से सबसे बात किए थे। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब अपने लेवल पर मेहनत कर रहे होंगे, मेरे वाले साहब को कन्विंस कर रहे होंगे, लेकिन एक बात मैं मतलब बड़ा अजीब लग रहा है हमको कि भाई क्या कहते हैं न्याय के साथ विकास प्लस क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी, तो उसके आइडियाज़ को मैं फॉलो करता हूँ, जो है महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं की बातों के लिए जो है ना बहुत काम किए हैं। और वो है बाज़ाब्ता वो बात कर रहे थे, उस वक्त जमाने का एक वीडियो देखा मैं, हॉरिजॉन्टल लेवल पर महिलाओं का ये होना चाहिए। तो एक मतलब कभी कभी आता है, सवाल आता है। और जनता से भी मैं कहता हूँ, जितने सारे लोगों ने आपसे जो हमको बात किया कि भाई आपका मामू को पकड़िए, बल्कि अजहर मामू तो मजाक भी करते थे, तो मामू तो ये। और एक उम्मीद था भाई, मैं उन लोगों को मामू क्यों कहता था, अंजार साहब को और मुजाहिद साहब को मामू इस वजह से कहता था कि मेरी माँ को संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए हमको एक उम्मीद था कि क्या कहते हैं मेरी माँ को कुछ अगर हादसा अगर होगा, कुछ होगा, तो दो मामा मेरी माँ को बचाने के लिए, मेरी माँ को मजबूत करने के लिए, मेरी माँ को संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा साथ देंगे। तो खैर कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि दोनों ने हमारा साथ दिए हैं। और थोड़ी बहुत मतलब वही कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत चूक हुई है, मतलब कि अगर इस चीज़ को कलेक्टिवली अगर मॉनिटर के साथ, सारे लोगों के साथ, सारे टीम के साथ अगर किया गया होता तो बात अलग होती है। तो फिर भी लोगों से फिर मैं क्या कहते हैं याद दिलाना चाहूँगा कि भाई आप लोग जितना एफर्ट लगाए हैं, फिर फर्दर सारा चीज़ क्लियर है। क्लियर होने के बाद एक काउंसलिंग करने का अधिकार है। अभी जो मैं बताया कि अभी जो है, पहले तो बहुत सारे लोग हमको परेशान कर रहे थे, लेकिन सारा चीज़ सबसाइड होकर के जो ना मतलब 2-4 लोग ही परेशान कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी मेरा पुरजोर गुजारिश है कि भाई क्या कहते हैं मेरी माँ को संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए लोगों का काउंसलिंग करें। अंजार नईमी साहब, आपको कहा जाता है कि चूँकि मेरे चचेरे मामू जो हैं वो आपके कंस्टिट्यूंसी में सदाल में है, और अभी रिसेंटली जो वीडियो जो भेजा है बिल्कुल किसी महिलाओं को प्रताड़ित करने का है, और उसको बिल्कुल समझाइए। इस तरह का झूठ फैलाना गलत बात है। अगर सच अगर बोल रहे हैं तो 4 आदमी का नाम लीजिए और आप खुद FIR कीजिए, क्योंकि ये जो है मुरवजा हलाला के बारे में जो है सामाजिक कुरीति, कोई भी आदमी इस चीज़ के लिए FIR कर सकता है, ये चीज़ है। और बाकी मुजाहिद आलम साहब से भी मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि शुरू से रहे हैं, क्योंकि आप ठीक है पार्टी छोड़ दी अलग सी बात है, एक राजधर्म है, क्योंकि क्या कहते हैं जो भी विधायक बनते हैं, MP बनते हैं, तो भारत के संविधान का शपथ लेते हैं कि सारे नागरिक के साथ आप न्याय करेंगे। तो आगे भी मतलब पॉलिटिकल करियर में आपका चलिए ठीक है, एजुकेशन के मामले में काम किए कि मेरा तो वही है कि भाई हम सब किसी को लेकर के काम करना चाहते हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये होने के। मैं इस नज़र से देखता हूँ कि मैं क्लासरूम में जो बच्चा होता है, सारे बच्चे हमारे लिए इक्वल है। इसलिए से किशनगंज जिला में बल्कि मैं ऑल पार्टी मीट भी रखा था, उससे मुजाहिद साहब और क्या कहते हैं सवा जफर साहब भी आए थे। तो इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमारे जो ये खूबसूरत जो पॉलिटिकल लोगों के साथ जो मेरा कांटेक्ट रहा, मैं सारे लोगों के पास गया, सारे लोगों को बुलाया, मुझे लगता है कि ये पारिवारिक बात होने के बाद ये पॉलिटिकल लीडर कन्फ्यूजन में है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरा मामा लोग कुछ बोल रहे हैं, मेरा फादर कुछ बोल रहे हैं, मेरा बहन भी अपना बहन भी सौतेला बहन भी कुछ बोल रहा है, तो ये डिल्यूजन में रहा है। तो खैर कुछ नहीं, अब मेरी अम्मी जब अच्छी हो गई है तो सारा चीज़ हम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक साथ गैदर करने का कोशिश किया गया, बहुत सारे लोगों को पंचायती करने का कोशिश किया, लोग जमा नहीं होते हैं। तो एक मैं ये सोचा और बात करके भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात को आप तक रखेंगे, आप वहाँ तक। क्योंकि हुआ क्या है, मेरे घर से
लेकर के मेरे घर से लेकर के क्या कहते हैं वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 6 बोहता गाँव, कोजादमन पंचायत, कोजादमन ब्लॉक, कोजादमन किशन जिला से बिहार से दिल्ली घिरा गया है एकदम। इवन के मेरे यूनिवर्सिटी में जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ भी ये हो गया है। तो अब तक झूठ इस तरह से जो फैलाई गई है पिछले 5 साल से, तो सच को मैं यहाँ से ट्रांसफर कर रहा हूँ। और सुनिए आप लोग, भाई 5 साल तक मेरे वाले साहब को अगर सुन सकते हैं, उसके क्या कहते हैं पोस्ट में आप क्या कहते हैं लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसमें शेयर कर सकते हैं, तो हमारी बात और मेरी माँ की बात को क्यों नहीं सुनिएगा। और जहाँ तक मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी बात नहीं है, मेरी माँ की बात है। मेरी माँ चूंकि पढ़ी लिखी नहीं है, वो बातों को एक्सट्रोवर्ट बात नहीं कर पाते, तो मैं अपनी माँ की ही बात को मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो भाई एक महिलाओं का अधिकार नहीं है क्या? एक तो बड़ा बदतमीज 3 लड़का है, उसको तो FIR होने वाला है कि मेरी अम्मी जो आई थी वो हम ही को क्या कर रहे थे कि लड़का आपका ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। अभी तुमको बुलाते हैं ना, अभी प्रूफ करवाते हैं, क्योंकि आगे चल करके हम जो है ना पूरा बाज़ाब्ता ये जो तंत्र जो बताया ना सबकॉन्शियस माइंड से, मैं जो मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग और क्या कहते हैं नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल क्या कहते हैं ये कमीशन, उसी में जो है ना सब किसी को क्या कहते हैं बुलवाते हैं हम कुछ दिन में। अगर मामला अगर इसमें अगर सॉल्व ये नहीं होता तो आपको जवाब देना पड़ेगा सारे लोगों को। और बाकी ठीक है, लाइव है, फेसबुक है, आपको कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई अगर ये है तो आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, एक इसमें ये कर सकते हैं। तो एक मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं अनजान एमी साहब से भी कहना चाहूँगा कि मेरी माँ जो है ना सताल की है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और रिश्तेदारी भी है आपका। अनजान एमी मास्टर मुजाहिद साहब भी कह रहा हूँ कि दूर से आपकी रिश्तेदारी भी है, जो मैं जोड़ करके दिखाया साजाद मामू की तरफ में मिला भी था पटना में, ये वास्ता भी दिया था मैं, उनकी मैडम से भी मिला था मैं। उसके अलावा क्या कहते हैं अनजान एमी साहब वो तो क्या कहते हैं संविधान का शपथ लेकर के न्याय दिलाएंगे, मेरी माँ के लिए न्याय दिलाने के लिए करना चाहिए। उसके बाद तौसीफ साहब तो खैर हमेशा से मतलब ये रहा है कि बेचारा थोड़ा मदद किए। इजाज़ हफीज़ साहब से जो मुलाकात हुई तो बोला कि देखिए हम लोग तो ज़्यादा मुफ्ती मौलाना नहीं है, लेकिन जितना जानते हैं कि 3 तलाक हो जाने के बाद दोनों का चेहरा देखना रहना हराम है, ये है। उसके अलावा डॉक्टर जावेद साहब से भी हम जाकर के मिले थे, यहाँ पर दिल्ली में है, दिल्ली में रहने के बाद जो है मैं फतवा भी दिखाया मैं उनको, तो वो भी तो बिल्कुल वो MP हैं, उनकी वाइफ बाजब NGO चलाती है। तो अभी भी इतना प्रॉब्लम हो कि आगे भी डॉक्टर जावेद साहब भी ये कर सकते हैं, उसका जो वाइफ का जो NGO है उनसे भी मैटर सॉल्व हो सकता है। और मैं डॉक्टर जावेद साहब को भी याद दिलाना चाहूँगा, हालांकि उनसे मैं बात कर चुका हूँ, फिर उनके जो PA हैं और भी उनके जानने वाले उनके कॉन्टैक्ट में हूँ मैं, उनको भी मैं याद दिलाना चाहूँगा कि भारत का संविधान का शपथ लेने के बाद हर एक नागरिक का प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है। तो मेरी माँ का प्रोटेक्शन, मेरी माँ को संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है, प्लस आपकी मैडम जो NGO चलाती है उसकी भी जिम्मेदारी है। और बाकी दिलीप कुमार जायसवाल साहब से बिल्कुल कांटेक्ट में है, वो वादा भी किए हैं कि आपको पारिवारिक स्तर पर सॉल्व करेंगे। बाकी मेरे फादर सैयद शहनवाज साहब को जो फ़ोन किए थे, मैं सैयद शहनवाज साहब से बहुत इज्जत करता हूँ मैंने उनका कभी भी अपना पर्सनल लाइफ या पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मेरे वाले साहब जो शिकायत किए तो हमको बोलना पड़ा। तो उनको बोले कि चूँकि बहुत दिन पहले जब अलीगढ़ में थे मेरे को प्रॉब्लम था, गला में वोकल कॉर्ड में पोलिप हो गया था, तो मैं ट्यूशन पढ़ा करके पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करने उसे इलाज करने के लिए आया था। तो एम्स में ट्रीटमेंट के लिए मैं शहनवाज साहब को मदद लिया था। तो बोले कि क्या कहते हैं आप ही उनको लेकर के आए थे। तो बाद में फिर मैं उस वक्त मुखिया थे तो यात्री सेट भी दिए थे, फिर यात्री सेट का उद्घाटन में मेरे वाले साहब नहीं आए, तो वो ये बात बोले कि चलिए आपकी भी बात को सुनी जाएगी। तो ओवरऑल मतलब किसान जिला में और पड़ोसी जो हमारा जो है कि इजाज़ साहब से भी, इजाज़ुल हसन साहब से भी बात कर चुके हैं, तो साहब से भी बात कर चुके हैं, कल भी हम अख्तुल इमाम साहब से भी हम बात कर चुके हैं। तो एक राजनीतिक, क्योंकि कभी कभी एक मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चूंकि मैं अपोलिटिकल हूँ, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब लोगों ने तो मदद की फोन फान करके, एक सुपरफिशियल मदद की, मतलब पेनिट्रेट करके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, किसी का वर्कर नहीं हूँ, तो इस वजह से लोगों ने संज्ञान नहीं लिया। एक बात आती है हमको डिस्कशन में, फ्रेंड में, इसमें उसमें जो करता हूँ, क्योंकि मैं एक मतलब एक तरह से समझिए कि इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद कुछ दिन से मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, और ये बिल्कुल वाजिब सवाल है कि भाई पिछले 5 साल, खैर ये तो बात तो मैं 2012 से ही 13 साल से ये कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 4-5 साल से लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया कि रकीब दौड़ दौड़ करके किसान जाता है। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि चलिए कभी मेरी माँ दिल्ली रहती थी, कभी बोहता रहती थी, लेकिन पिछले 5 साल से मेरे मम्मी को कन्फाइन कर दिया गया, मतलब दिल्ली बिल्कुल आने के लिए नहीं दिया गया। इसलिए मेरा जो है जब भी 2000 महीने में जाते थे तो मेरा बाजब था जामिया में, बाजब था हम ये मदर्स प्रॉब्लम छुट्टी जो लिया जाता है उसमें ये दिया जाता है। मेन मकसद अम्मी को वहाँ से निकालना। जब अम्मी को नहीं निकलने के लिए दिया जाता था तो सब कॉन्शियसली यहाँ चल गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए। और जो भी बहुत सारे लोग हमसे जो कहते थे कि भाई ये केमिस्ट्री का टीचर है, ये मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, ये बात क्यों कर रहा है, तो सब कॉन्शियसली हमको लग रहा था कि ये सब चीज़ में अगर जाए तो मेरी माँ को न्याय मिलेगा। और बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ दोस्तों, जितना भी प्रॉब्लम जो मेरे फादर की है मेरी माँ के साथ, अभी लिखित रिटन तौर पर मेरी अम्मी की तरफ से अगर इन सारे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्या कहते हैं नेशनल क्या कहते हैं कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल क्या कहते हैं लॉ कमीशन, और उसका जो नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वहाँ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन में अगर दे दिया जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अगर दे दिया जाए लिखित रूप पर, तो बहुत मतलब मेरी माँ को संपूर्ण न्याय मिलेगा।
तो खैर आगे की बात है। तो ये चीज़ है। तो इन चीज़ों में मैं याद दिलाना चाहूँगा कि भाई एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी राजधर्म राजनीतिक लोगों का चूंकि है, मैं पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे जो तीन तंत्र है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, तो मैं तीनों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं जहां तक एक बात जो शुरू से कर रहा हूं कि तीनों में बैलेंस होना चाहिए। जो घर की बात है वो थोड़ा अलग होती है, पंचायत क्या कहते हैं वार्ड में अलग होता है, गांव में अलग होता है, पंचायत में अलग होता है, फिर ब्लॉक में अलग होता है, जिला में अलग होता है, राज्य में अलग होता है, केंद्र में अलग होता है। उसकी वजह वही है। ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम है कि आप अगर अपनी बातों को एग्जीक्यूटिव तक अगर फैसला करने के लिए दिया जाता है तो लेजिस्लेचर वाले उसमें दबाव बना देते हैं। जैसे कि मेरा स्टडी का ये पार्ट है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, थाना इंचार्ज जो उस वक्त जो तत्कालीन जो क्या कहते हैं थाना इंचार्ज थे, उन पर गलत बात फैलाई गई मेरे भनवी की तरफ से। तो डायरेक्टली दो आदमी मेरे सामने में ये किया, लेकिन उन लोगों का ये कहना था, सुमन बाबू का कहना यह था कि हमारे गाँव के कुछ लोग भी जाकर के उनको गुमराह किए थे। तो कंफ्यूज हो जाती है ना, क्योंकि पुलिस हो या क्या कहते हैं कोर्ट हो, वो फैसला सबूत की बुनियाद पर करती है। और बाकी मतलब चलिए एसपी साहब के पास मेरी माँ चली गई, वो गलती की, वो एहसास भी कर रही है, लेकिन फिर भी एसपी साहब को भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने जाकर के मेरे खिलाफ गुमराही किया हो। तो एक मतलब मिस इन्फॉर्मेशन जो पहुंचा एग्जीक्यूटिव तक, ये बात है। बाकी जुडिशरी में तो खैर बात अलग सी होती है, ये है। तो एक मतलब ये है कि बिल्कुल कभी कभी दिल मतलब एक बार तो हम रो दिया था जान नेमी साहब के पास। उस वक्त वो थे और वो क्या कहते हैं वो तेजस्वी जी क्या कहते हैं वो थे हेल्थ मिनिस्टर। रो दिए थे हम कि भाई मेरी माँ ख्वाब में आ रहा था कि मेरी माँ बेचैन है, परेशान है। और सही में कहती कि रात भर नहीं सोते थे, खुज जाते थे, परेशान रहते थे, बेचैन रहते थे, खाना पीना नहीं खाते थे, मतलब कमजोर होती चली गई। मतलब डिप्रेशन में रही। डिप्रेशन के बाद फिर उसको डिलीजन पैरासिटिस हो गया, फिर क्या कहते हैं यूरोलॉजी में प्रॉब्लम हो गया, और क्या कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। सारा जो है ना वो सारा जो उसके प्रताड़ना की वजह से इन्वायरमेंट, इसलिए डॉक्टर भी बोला था कि उस इन्वायरमेंट से आपकी मदर को निकालना चाहिए, वहाँ रहने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। और हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर लोगों से जो बात होती है कि मेरी अपनी बहन के लिए सौतेला भाई, सौतेला बहन, सौतेली बहन, हालांकि उन लोगों को भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरे फादर को समझाना चाहिए था, मेरी मदर को समझाना चाहिए था। एक आता है कि डायरेक्ट मेरी बहन पर, क्योंकि बगल में है, सुनता मैं, तो भाई लड़का दिल्ली से आने के बाद तो वो और मेरा बहन भी लोगों को ये कि खुद मेरे सामने में बोले, सुमन बाबू के पास दोनों बात झूठ बोले, तो और भी लोगों के पास बोल रहे होंगे। तो ये भी हो सकता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लोग ज़्यादा संज्ञान नहीं लिए। और बाकी तो ये, लेकिन चलिए मतलब एक चीज़ तो है कि इसका जो 50% हमको सोल्यूशन मिल गया। अभी मैं भी डिस्कस कर रहा था, क्योंकि मेरा नाना भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए, मेरे मामा लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि मेरी अम्मी का वही कहना डिल्यूजन जो अभी बीमारी है, डिप्रेशन की वजह से, जो डर की वजह से, दहशत की वजह से बोहता में जो है ठीक से खुल करके ज़िंदगी नहीं जी पाती थी। कुछ लोग ये कहते थे कि तुम्हारी माँ बोहता में रहते तो बोहता में अलग होती है, सताल जाती है तो वहाँ अलग होती है, क्या कहते हैं आपकी माँ बोहता में अलग है, दिल्ली में अलग है। होता क्या है कि मैं डॉक्टर से भी डिस्कस किया हूँ, होता क्या है कि बोहता में चूंकि हमेशा डराया गया है तो अभी भी उनको डर है। तो कोई भी लोग अगर जाते हैं तो डर करके रहते हैं, समी रहती है। तो वहाँ पर बोहता में एक दो आदमी नहीं, कई लोगों को लेकर के जा करके बात करते तो अलग बात होती। और बाकी सताल उसका मैके है, वो कंफर्टेबल है, बेटा के पास कंफर्टेबल है, सच बोलती है। तो खैर अब तो मेरी माँ बिल्कुल स्ट्रांग हो गई।